नमस्कार, मैं विनीत कुमार मौजूद हूँ आपके सामने आवाज़ ग्रुप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दर्शकों, आज मैं आपके सामने जो कार्यक्रम लेकर आया हूँ उसका नाम है ज़िंदगी ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को हमने खास आज के दिन के लिए ही प्लान किया था, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि आज 10 सितंबर है और आज का दिन पूरे दुनिया में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, कैंपेन निकाले जाते हैं, रोड शो किया जाता है ताकि बढ़ती हुई आत्महत्या की संख्याओं पर लगाम लगाई जा सके। बढ़ती हुई आत्महत्या की संख्या सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देशों के लिए चिंता का सबब है। हमें नहीं पता कि किन हालात में एक इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करने के निर्णय ले लेता है, लेकिन वाकई में यह दर्दनाक है। कोई इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोच सकता है? यह ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होती है, इसमें कई रंग होते हैं। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं और आएंगे ही। कभी कोई समय अच्छा आता है, कभी कोई समय बुरा आता है। अच्छा आता है तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन बुरा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टूट जाएं और टूट करके कोई ऐसा गलत कदम उठा लें जिससे हमारे बाद हमारे अपनों को बहुत ज़्यादा दुख हो, तकलीफ हो। दर्शकों, आज के दिन यह जानने और समझने के लिए कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आखिर क्या सोचता है, किन परिस्थितियों में वह ऐसे कदम उठा लेता है, कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इन सारी चीजों को जानने समझने के लिए हमने अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। जी हाँ, वो है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नरसिंह कुमार। तो डॉक्टर नरसिंह कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? नमस्कार सर। हाँ विनीत, हेलो। सर आवाज आ नमस्कार रही है नमस्कार। मेरी? कैसे हैं विनीत? चलिए आपको मैं बिल्कुल देख ठीक पा हूँ रहा सर। हूँ। हाँ हाँ, आवाज तो बिल्कुल क्लियर सर, आ रही है। आपकी भी आवाज सर बिल्कुल क्लियर है। किसी और तरह की कोई मेरी परेशानी आवाज नहीं है जा सर। रही है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर एक चीज मैंने पढ़ी थी कि ईगो इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। तो क्या सर ऐसा है क्या कि ईगो भी कहीं ना कहीं आत्महत्या का कारण बनता है सर? देखिए, ये तो बड़ा आपने फिलोसफिकल और फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा है। तो और मेरे ख्याल से आप भी अवेयर होंगे कि देखिए, मुझे लगता है कि जो फिलोसफर्स कहते हैं, फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, राइट, द रीजन इज ईगो। अब ईगो व्यक्ति का भी होता है, सोसाइटी का भी होता है, कम्युनिटी का भी होता है, कंट्रीज का भी होता है ना। तो आपने सही कहा जी कि अगर इसको मैं ऐसे कहूं कि अगर अपना सेल्फ इवेल्युएशन ठीक नहीं है, हु वी आर, ठीक है, हु एम आई, अगर इसका सेल्फ इवेल्युएशन असेसमेंट ठीक नहीं है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, तब आप लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं। तो आपने कहा अगर ईगो ईगो जो है, अगर साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, साइकोलॉजी का एक पर्सपेक्टिव है, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। सो एक्चुअली ईगो तो मैनेजर होता है और ईड और सुपर ईगो के बीच में द्वंद होता है, तो वो दूसरी चीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, ईगो कहा जाता है कि बड़े से बड़े युद्ध का कारण भी ईगो होता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण भी ईगो होता है। सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर। सर हम लोग आए दिन अखबारों में देख रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में देख रहे हैं सर कि आत्महत्या के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सर क्या कारण है कि आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विनीत। और जैसा कि ये आप आयोजन ये किया आपने, जो इंटरेक्शन है, वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो 10 सितंबर को है, और उसके उपलक्ष्य में इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैं इसका भी स्वागत करूंगा। और जिस फोरम से आप ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आवाज, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्रयास है।
और अब उस प्रश्न पे आते हैं जो आपने प्रश्न पूछा कि सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, दो रीजन, कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक होता है फंडामेंटल रीजन, बेसिक रीजन कि क्यों सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, हमारी सोसाइटी में या सिविलाइजेशन में। दूसरा होता है कि जो काउंट कर सकते हैं। तो जैसे मेन रीजन जो इसका पाया गया है, रिसर्च किया गया कि सुसाइड के क्या कारण हो सकते हैं, उसमें पाया गया एब्यूज। सो एब्यूज ऑफ एनी काइंड, फिजिकल एब्यूज हो, मेंटल एब्यूज हो या इमोशनल एब्यूज हो, ये अगर लंबे समय तक चल रहा है तो वो व्यक्ति सुसाइड कर सकता है। फिर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए परिवार में कोई लव्ड वन है, मोस्ट सबसे लव्ड वन स्पाउस माना जाता है, पति या पत्नी, राइट। उसके बाद पेरेंट्स हैं या कोई दोस्त ही है बहुत क्लोज, अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसके साथ कुछ पूरा होता है तब भी ऐसा लोग लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है, जैसे मान लीजिए जेनेटिक है या बायोलॉजिकल ऐसी हिस्ट्री फैमिली में रही है। तो आप पाएंगे कि किसी किसी फैमिली में कई लोग सुसाइड करते हैं, तो उसका जेनेटिक रीजन होता है। तो रीजन कई हो सकते हैं, और एक रीजन जो मैं मानता हूं, जो मैंने कहा बेसिक रीजन, देखिए हमने शायद जो सोसाइटी बनाई है वो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी बनाई है। ईच बॉडी इज competing with others। और अगर आपने इवेल्युएट किया कि आई हैव बीन फेलियर इन लाइफ, मैं इस जीवन में कुछ कर नहीं पाया, फेल हो गया हूँ, तब भी लोग ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये इवेल्युएशन उनका खुद का होता है। अगर आप दूसरे क्राइटेरिया से देखिए तो वो सक्सेसफुल है, राइट। मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जो सक्सेसफुल है उसके कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वी हैव क्रिएटेड अ कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, ये मैं बेसिक रीजन मानता हूँ। और जैसे मैंने कई रीजन आपको बताए ही, तो ये सब रीजन हो सकते हैं सुसाइड। सर, जैसा आपने बताया कि इन कारणों के वजह से कोई इंसान आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है, सर क्या हम ये चीज इंसान के लक्षण से जो इस तरह का कदम उठाने जा रहा है, कुछ पहले पता लगा सकते हैं क्या कि ये व्यक्ति जो है कुछ ऐसा सोच रहा है या सुसाइड कर सकता है? सर क्या लक्षण होते हैं उस व्यक्ति में जो इस तरह के कदम उठाने की सोच रहा है? सर विनीत, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि ये काम का प्रश्न है कि कैसे हम जाने कि व्यक्ति सुसाइड करने वाला है या कर सकता है, या उसको कहते हैं सुसाइडल थॉट्स। सुसाइड से पहले व्यक्ति में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके अपने आसपास के लोगों में हम जान सकते हैं और सुसाइड को रोक सकते हैं। तो जैसे पहला जो सिम्टम बहुत सारे मेंटल इलनेस और स्पेशली सुसाइड में पाया जाता है, विथड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। वो व्यक्ति समाज से कट जाएगा, दोस्तों से कट जाएगा, कम बात करने लगेगा, ठीक है। दूसरा आप पा सकते हैं कि उसमें मूड स्विंग हो सकते हैं, जैसे आज बहुत पॉजिटिव मूड है और कल एकदम डिप्रेसिव मूड है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। और फिर जनरली वो होपलेस रहेगा उसके बारे में, जीवन को लेकर के, हर चीज को लेके होपलेसनेस, हर चीज से विथड्रॉल, पार्टी में जाना है नहीं जाना है, हम घर पे ही रहेंगे और कमरे में ही रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो इसको कहते हैं सुसाइडल वार्निंग सिम्टम्स आप कह सकते हैं, ओके। तो इसको आइडेंटिफाई करना और उस व्यक्ति को सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो ये सब जो मैंने 2-3 बताया, और वो व्यक्ति सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसी चीजें जो खुद को नुकसान करती हैं, ओके। तो ये सब जो कई रीजन है वो सुसाइड के सिम्टम्स हैं, और उसको जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्लोजली वॉच करना चाहिए। और टाइमली, अगर सुसाइड में क्या है कि अगर टाइमली हेल्प मिल गया
तो बहुत सारी सुसाइड को रोक सकते हैं। जी जी सर, शुक्रिया सर। सर आपने बताया कि परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और अगर परिवार वाक़ई में परिवार के लोग इन चीज़ों को पहले जान ले, समझ ले तो एक इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म होने से बचाया जा सकता है सर। सर किस तरह से परिवार के लोग जो हैं इस तरह के थॉट वाले लोगों को ट्रीट करेंगे या परिवार के लोग किस तरह से सर इन चीज़ों को रोक सकते हैं सर? क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए सर? जी जी, देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मुझे लगता है कि पहले तो चाहे पेरेंट्स हों या फ्रेंड्स हों, उनको नॉन जजमेंटल होना चाहिए। नॉन जजमेंटल बिहेवियर एंड नॉन जजमेंटल सपोर्ट मीन्स आप वो जो भी शेयर कर रहा है गलत या सही, उसको बिना इवेलुएट किए उसको सपोर्ट करिए, है ना। जजमेंट मत दीजिए। व्यक्ति सुसाइडल थॉट शेयर करने से इसलिए डरता है कि वो जानता है कि उसका जजमेंट होगा, उसको कहा जाएगा कि अरे तुम तो काम के लायक नहीं हो, तुम मतलब निरर्थक हो, तुम सक्सेसफुल नहीं हो। इस डर से वो शेयर नहीं करता है। और जब हम नॉन जजमेंटल रहेंगे तो वो शेयर करेगा, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज में पाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी सुसाइडल थॉट्स के केसेस में, सुसाइड के केसेस में जो होने वाली है, उसमें केवल फ्रेंड ये कह देता है कि आई एम अवेलेबल, है ना, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना, मैं हूं ना, ओके, जो कहा जाता है, या आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। ये सब आप केवल कह देते हैं तो वो सुसाइड नहीं होता है। ये रिसर्च की फाइंडिंग है। और यही चीज हम नहीं कह पाते हैं अपने दोस्तों से या किसी फ्रेंड से, या पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं कह पाते हैं, यही छोटी सी चीज और बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इम्पैथेटिक होना जरूरी है। अपने आप को उस जगह रख रख के सोचिए जिस व्यक्ति का आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो मैंने बताई, पहली तो नॉन जजमेंटल, इम्पैथेटिक, कंपेशनेट रहिए, ठीक है। और इस तरह का अगर इन्वायरमेंट रहेगा तो हम बहुत सारी सुसाइड को रोक सकते हैं। बिल्कुल सर। सर एक बात पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा सर, जैसे अभी 6 महीने से हम घर में बंधे हैं। पैंडेमिक के कारण पूरे विश्व में एक तरह से स्थिरता आ गई है और सर विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या फिर बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिक या एकेडमिशियन सब इस बात की चिंता जता रहे हैं कि ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद जो मेंटल डिजीज़ पैंडेमिक आएगी, ये विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और ख़ास करके हमारे देश में जहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है, वहाँ इस मेंटल डिजीज़ पैंडेमिक से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होने के आसार बहुत अधिक हैं सर। तो किस तरह से इस परिस्थिति को सर सँभाला जा सकता है, रोका जा सकता है? लोग आखिर क्या करें सर, कि अपनी मेंटल हेल्थ को वो बेहतर रख सके इस पैंडेमिक के दौरान भी? जी विनीत, देखिए ये तो एक नया, मैं ये नहीं कहूँगा बड़ा अच्छा वर्ड क्रिएट किया गया है या क्वाइन किया गया है कि मेंटल पैंडेमिक, है ना, मेंटल हेल्थ पैंडेमिक। देखिए लेकिन ये बात इसलिए सही है कि ये बहुत सारी बीमारियों में हम कह सकते हैं पहली बीमारी है कोविड-19, जिसने सबसे पहले हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट किया, उसके बाद हमारे फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट किया। क्योंकि सबसे पहले आप इस बीमारी से डरे, फियर, कोविड-19 ने पहले हमें डरा दिया तो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा, उसके बाद फिजिकल सिम्टम तो आते हैं, मान लीजिए आफ्टर 2 वीक्स या जो भी है 10 दिन बाद में सिम्टम्स आते हैं। तो ये बात सही है कि लोगों में बहुत ज्यादा डर का माहौल है और इस जो कोविड-19 है उसने जितना डैमेज करना चाहिए था इकोनॉमिकली, इमोशनली, मेंटली, उतना डैमेज किया है। लेकिन हम इस स्थिति में देखिए कहते हैं ह्यूमंस जो होते हैं ऐसे ही नहीं सबसे सुपीरियर रेस हैं इस अर्थ पे, हम सबसे सुपीरियर रेस हैं।
तो ऐसी कई चीजों से हम पहली बार ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं लड़ रही है, इससे पहले भी हम ऐसी चीजों से लड़ चुके हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है कि हम इससे आगे निकल जाएंगे, ये तो पक्की बात है। हम इस फिर पहले जैसे जीवन जिएंगे। लेकिन हाँ, इससे निकलें कैसे? तो मैं कहूँगा कि अपना सेल्फ स्टीम जो है, जो सेल्फ बिलीव है, उसको बहुत ऊंचा रखें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें जिसमें हम बिजी हैं, खाली ना रहें। और अच्छी बात यह है कि लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे गवर्नमेंट ने भी जगहों को ओपन करना शुरू किया है, लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकलने से, इंटरेक्ट करने से वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा जो लोगों ने इन 3-4 महीनों में लूज कर दिया है। तो मैं तो कहूँगा कि सेल्फ स्टीम को हाई रखें, अपने आप को बिजी रखें। और कुछ चीजें बहुत हेल्प करती हैं कि जैसे ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज होगी कि अपने दिन की शुरुआत सही करें। तो जैसे मैं खुद बताऊं, मैं वही चीज आपसे शेयर करूंगा जो मैं खुद करता हूँ। मेडिटेशन एंड योगा ये हेल्प करता है आपके इमोशनल स्टेबिलिटी में, और इमोशनल स्टेबिलिटी जो है बहुत जरूरी है। तो लोग, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लोग सुबह मेडिटेशन एंड योगा करें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी अच्छी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं कि कैसे लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। तो इससे भी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आएगा। तो मुझे लगता है ये कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं। और आई एम कॉन्फिडेंट कि आफ्टर 2-3 मंथ एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बिल्कुल सर। सर एक सवाल है जो बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ सर। सर आजकल पबजी बैन होने के बाद, एक गेम था जो बहुत पॉपुलर था युवाओं के बीच, बैन होने के बाद बड़ी चर्चा हुई उसकी सर। और कई जगह से कुछ खबरें भी आ गई कि पबजी बैन होने के कारण, जैसे बंगाल से एक खबर आई थी कि गेम बैन होने के बाद एक लड़के ने सुसाइड कर लिया सर। सर ये क्या है, मतलब इस तरह की घटनाएं सर एक गेम के कारण क्यों हो जाती हैं, मतलब, और युवा हाँ इससे देखिए, ये कैसे बड़ा बचे सर? बहुत चिंता का विषय है। हाँ, बहुत चिंता का विषय है। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे मान लीजिए फार्मर्स हो गए या आपके स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, तो उसमें ये सुसाइड के केसेस पाए जाते हैं। फार्मर्स भी सुसाइड करते हैं, लेकिन स्पेशली यूथ, अगर किसी कंट्री का यूथ सुसाइड करता है तो ये बड़ा शर्मनाक होता है उस देश के लिए, और एक बहुत गंभीर घटना है। और इन छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे आपने कहा कि पबजी बैन हो गया तब सुसाइड कर ली, या किसी के पिताजी ने मान लीजिए एप्पल का प्रोडक्ट नहीं दिलाया इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। एक्चुअली मैंने जैसे कहा कि हम शायद यूथ जो है इमोशनल लेवल पे अनस्टेबल होता जा रहा है, और उसके कारण कई हैं। वो इमोशनल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी जो है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी आ रही है। एक तो जो समाज ने क्रिएट किया है सक्सेस का फॉर्मूला, तो बच्चा कम समय में अधिक से अधिक अचीव करना चाहता है। ठीक है, और जब वो, देखिए इसका रीजन जो आपने पूछा, जब आपके फिजिकल गैदरिंग में फ्रेंड कम है तो लोग ऑनलाइन ज्यादा फ्रेंड, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या और सारे जो इंस्टाग्राम ये ग्रुप है, उस पर ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो एक स्ट्रेस आ रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी से भी स्ट्रेस आता है, और एक ऑलरेडी जो मैंने कहा कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इस छोटी छोटी चीजों को जो यूथ है वो बहुत बड़ा समझ लेता है ना। और इसमें हमेशा एक, देखिए मैं कहूँगा कि फॉल्स आइडेंटिटी, और आप भी जानते हैं कि हम अगर फेसबुक पे बड़े अच्छे दिखना चाहते हैं तो हम अच्छे दिखेंगे, लेकिन रियल लाइफ में हम खुश नहीं हैं, लेकिन फेसबुक पे हम खुश हैं। तो ये जब जो सब चीजें हैं, वो इन सब, जैसे ये सब कारण हो सकते हैं कि यूथ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लगता है कि हमें यूथ के मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, और उनके
अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है, तब वो ये सब चीजें नहीं होंगी, मुझे लगता है। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि आज ज़रूरत है कि हम डिजिटल और ऑनलाइन से प्रिंट की तरफ फिर से शिफ्ट कराएं युवाओं को, ताकि इस तरह के मामले जो है, ये जो एंजाइटी के मामले बढ़ रहे हैं, ये कम हो सके। एक तरीके से ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम प्रिंट मीडिया से बहुत दूर हो गए, है ना। और ये कहा जाता है कि जो जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं उससे जो आपको जो लर्निंग होती है ना, बुक पढ़ने से, वो शायद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस तरह से नहीं प्रोवाइड कर पाता, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने बड़ा क्विक है कि आप गए, आपने न्यूज देखा, आप वापस आ गए, ठीक है। लेकिन जब आप ये ट्रेडिशनल मीडिया में जब आप जाते हैं तो आप पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि जैसे एक एग्जांपल, जैसे नमक है, मान लीजिए नमक ज्यादा हो तो भी गलत है, और नमक कम हो तब भी कम है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज ऐसे ही करें, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज ऐसे ही हो कि आप अपने रूल बनाएं कि हम 9 बजे से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज नहीं करेंगे और 9 बजे के बाद नहीं करेंगे। ये सब रूल्स लाइफ में हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको बड़ा बैलेंस वे में यूज करने की जरूरत है। उससे क्या है कि ये मेंटल इलनेस के जो कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो नहीं होगा। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर। बिल्कुल हद से मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर नमक खाने में पड़ जाए तो खाने का स्वाद बदल जाता है। उसी तरह से आजकल जो एक बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग हद से ज़्यादा, कि 6 बजे उठते ही बच्चे माता-पिता के दर्शन की जगह मोबाइल गेम लेके बैठ जाते हैं। आजकल पबजी बंद हो गया तो कॉल ऑफ ड्यूटीज़ चल रहा है। तो इस तरह के गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, ये कहीं न कहीं असर कर रहा है सर, बिल्कुल। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से तमाम युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि ज़रूर खेलिए गेम, लेकिन उसी को सब कुछ नहीं समझ लीजिए। दुनिया और भी है, ज़िंदगी और भी है। सर, कुछ चीज़ों पर मैं आपकी और राय लेना चाहूँगा। 2 दिन पहले सर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सुसाइड और हादसे में होने वाली मौत की रिपोर्ट जारी की है सर। इसमें सर ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या दर जो है वो दिहाड़ी मज़दूरों की है सर। और उसके बाद जो है सर गृहिणी हाउसवाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करती है हमारे देश में। तो सर इसका क्या कारण है? जी जी, देखिए विनीत, ये आपने सही कहा कि ये जो समय चल रहा है उसने अगर सबसे ज्यादा इफेक्टेड किया है ग्रुप में, जो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो डेली वेज वर्कर्स ही हैं। उनको सबसे ज्यादा इफेक्टेड किया है, क्योंकि उनका जो एकमात्र साधन था अर्निंग का, वो चला गया। और एक चीज और होती है, देखिए अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे आप जाएंगे तो जो व्यक्ति अ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े सम्मान के साथ अपनी अर्निंग करता है और उसको घर ले जाता है और अपना घर चलाता है, उस व्यक्ति का केवल ये कारोबार नहीं गया, उसका सेल्फ स्टीम भी चला गया। क्योंकि अब वो शायद वो करने को मजबूर है जो नहीं करना चाहता है, ठीक है। कुछ लोगों को बिल्कुल। कारोबार चेंज करना पड़ा, ठीक है। और कुछ 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 को ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, ये वो स्कोप भी नहीं मिला कि वो कोई नया कारोबार शुरू कर पाए अपना घर चलाने के लिए। तो उनका जो कॉन्फिडेंस था, जो सेल्फ स्टीम थी, उसको तो चोट पहुंची ही पहुंची। तो ये इमोशनल डैमेज जो है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण होगा सुसाइड के लिए, कि हम अपनी फैमिली को मान लीजिए भोजन भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण। इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव होके मैं अगर ये कहूंगा कि हमने सोसाइटी का एक पॉजिटिव पक्ष भी देखा कि लोगों ने सपोर्ट पहुंचाई जितनी पॉसिबिलिटी थी। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने भी अनाज भी कर दिया था। तो इस तरह से हमने, मुझे लगता है कि जितना डैमेज था इस केस में हमने रोका भी है। एक समाज के रूप में हम बड़े अच्छे नजर आए। अगर कुछ
कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि आपका ये सही है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और उसका रीजन यही है कि उनको जो है वो इमोशनल लेवल पे डैमेज हुआ, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, सेल्फ स्टीम को चोट पहुंची। और जैसे मैंने आपसे कहा कि शायद कोई अवेलेबल नहीं था ये कहने के लिए कि मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं इस 3 महीने तक आप परेशान नहीं हुई, मैं आपके साथ हूं। तो ये कोई नहीं अवेलेबल हो पाया होगा, इसलिए ऐसी घटनाएं हुई। और जो आपने हाउस वाइफ की बात की, तो ये भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक डाटा है। देखिए, जो क्राइम घर में होते हैं उसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो उन क्राइम्स, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उन क्राइम्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई, ये भी देखा गया। अब ये जो फिजिकल एंड इमोशनल एब्यूज है, जो हमने एब्यूज की बात कर रहे थे, तो इमोशनल एब्यूज फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स या फिजिकल एब्यूज, अब जैसे मान लीजिए जो हस्बैंड है वो ऑफिस चला जाता था, वाइफ घर में रहती थी, लेकिन अभी साथ में रहना है, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, उससे मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो अनफॉर्चुनेट है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि बी इम्पैथेटिक, एक दूसरे के जो समस्याएं हैं उसको समझें, एक दूसरे को ज्यादा समझें। और मुझे लगता है कि कुछ केसेस में समझ बढ़ी है, क्योंकि मौका मिला है साथ में पूरा, मान लीजिए पूरे दिन रहने का, तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे को समझ भी पाए हैं। बिल्कुल सर। जी, किचन में खाना बनाते हुए साथ नजर आए हैं, सोशल मीडिया पर कई लोग पोस्ट कर रहे थे। सर, एक दो सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगा सर। सर, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते सर कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज हैं, और हमारे देश के लगभग तमाम सोसाइटीज ही यही है, अगर कुछ सोसाइटीज को हटा दिया जाए तो। और सर, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं सर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस, कई तरह की चीजों को वो झेल रही हैं सर। जैसे कई बार होता है कि उनके मन में बहुत इच्छा होती है कि हम विदेश जाकर के पढ़ाई करें या किसी दूसरे राज्य में जाके प्रीमियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, किसी कारणवश नहीं जा पाती हैं सर। इसी तरह घरेलू महिलाओं के मन में भी कई तरह की इच्छाएं होती हैं जो पारिवारिक कारणों से पूरी नहीं हो पाती हैं सर। तो इस परिस्थिति में सर निश्चित रूप से थोड़ा डिप्रेस होना और साधारण नेचुरल है सर। कैसे बचाए सर ये तबका जो है, आधी आबादी जो है, इस तरह के हालत में कैसे बचाए अपने आप को अवसाद से? देखिए, जो विनीत जो डाटा कहता है वो कहता है कि महिलाओं में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है। तो और डिप्रेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं और वो बड़ा लंबा चल सकता है। जैसे मान लीजिए माइल्ड डिप्रेशन ही है तो बड़ा लंबा चल सकता है। तो ये बात सही है कि हम लोगों ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जिसमें बड़े डिफरेंसेस हैं, और जेंडर इश्यूज तो हमेशा, जो आपने सारी बातें कही, वो तो हमेशा से रहा है। तो मुझे लगता है कि चीजें बदल भी रही हैं, हम उस पॉजिटिविटी को भी देखें। और हाँ, मुझे लगता है कि जो समान अधिकार है वो तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। समान अधिकार की बात बहुत सारे लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं, और ये दोनों केसेस में है, समान अधिकार मिलने चाहिए। और जैसे मान लीजिए बच्चियां जब देखती हैं कि बेटे को घर में वही सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो बाहर पढ़ने जा रहा है पर वो नहीं जा पा रही है, तो ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है, लो सेल्फ स्टीम का कारण हो सकता है, और जैसे मैंने कहा कि लंबे समय तक चल सकता है। और सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज होती है कि एट लास्ट दे एक्सेप्ट इट, है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ये ऐसा ही है, ठीक है। तो उस पे भी हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। और ये एक सोशल इशू है, समाज की एक बुराई है, लेकिन चीजें बदल रही हैं, तेजी से बदलें तो और अच्छी बात है। सर शुक्रिया सर आपका। एक सवाल सर जो
बेसिकली हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं, चूंकि इस कार्यक्रम के पहले हमने कई लोगों की राय ली थी ताकि हम कुछ सवाल बना सके। जी तो सर एक सवाल जो सबसे ज्यादा मतलब सर्कुलेट हुआ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो यह था कि बॉलीवुड में सुसाइड के मामले इतने ज्यादा क्यों आते हैं सर। तो सर प्लीज आप इस पे कुछ जी जी राय जी। रखें सर अपनी। अब बॉलीवुड में तो देखिए, मैं भी आजकल न्यूज़ देखता हूँ, तो आज मुझे ये समझ में नहीं आता अभी कि कौन सा न्यूज़ चैनल देख, है ना, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल पे वही वही आ रहा है। और अगर पूरे दिन कोई एक ही न्यूज़ देखता है तो उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो मैं अभी डीडी न्यूज़ देख रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा बचत हो जाती है क्योंकि वो, लेकिन हाँ, ये आपने जो सवाल पूछा, देखिए वही रीजन, एक रीजन जो समझ में आता है कि शॉर्ट स्पान में अधिक से अधिक सक्सेस, ठीक है। और जो कंपटीशन हम रेगुलर लाइफ में, जो स्टूडेंट्स रेगुलर कंपटीशन फेस करते हैं, वो कंपटीशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप एक्टर्स की बात करें तो जो एक्टर्स हैं वहाँ पे, वो तो लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेकिन जो एक्ट्रेसेस हैं वो दे कैन ओनली वर्क टिल से 35 और 40 years बिकॉज ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि 40 बिल्कुल years सर। के बाद वो एक्ट्रेसेस नहीं रह जाएंगे। तो ये जो प्रेशर है, एक सक्सेसफुल होने का प्रेशर, अधिक से अधिक पैसे कमाने का प्रेशर, ठीक है, स्टारडम का प्रेशर, ये जो प्रेशर है कि हमें हमें लोगों के बीच में अच्छा नजर आना है ना, तो उसके लिए वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, फिट रहने का प्रेशर। लेकिन और इन सब माहौल के बीच में जो सच्चाई हम लोग को अब मालूम पड़ रही है कि सब कुछ इतना अच्छा नहीं है हमारे बॉलीवुड में। सो इसका जो प्रेशर है, जो आप अगर टैलेंटेड भी हैं फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, ये प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद भी आपको मान लीजिए 3-4 फेलियर्स आ गई, तो उससे कोप करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है, नहीं होना चाहिए। जो लोग उस स्थिति में हैं, जैसे आपने, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लिया गया है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, और अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं किया गया तो आगे जाके वो केवल एक या दो व्यक्ति को नहीं, पूरे बॉलीवुड को खत्म कर जाएगी। तो इसीलिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, लोगों को दूसरे से ज्यादा दिखना है, दूसरे से ज्यादा कमाना है, दूसरे से जल्दी सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस चीज से हमें ये एक कुचक्र मैं कहता हूँ, और इस कुचक्र से बाहर निकल जाए जो व्यक्ति, वो सही है। एक और और सवाल सर आखिरी में मुझे मैं लगता है लेना यही। चाह रहा हूँ जी, सर। जी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं सर प्लीज। नहीं नहीं, आप मैंने सर कर एक लिया। एक एक आखिरी सवाल सर मैं लेना चाहता हूँ सर, जाते जाते सर आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि वो किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, और ताकि इस तरह की परिस्थितियां किसी की जिंदगी में ना आए सर। जी, एक तो जो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि एज ए सोसाइटी हमें एक कोऑपरेटिव समाज बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप यूरोप के कुछ जगहों पे जाएंगे तो वहाँ मैं अगर एजुकेशनल स्ट्रेस की बात करूं या एग्जामिनेशन स्ट्रेस की बात करूं, तो वहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं है पढ़ाई का, इन हमारे देश में है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे समाज में थोड़ा चेंजेज आए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी से कॉम्पेशनेट सोसाइटी हम बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाए, जिसमें बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस ना हो, लोगों को नाम कमाने का स्ट्रेस ना हो, लोगों को सक्सेसफुल होने का स्ट्रेस ना हो, ठीक है। मुझे लगता है कि लाइफ में एक अच्छा सा एक पर्पज चुना चुना जाना चाहिए। हर व्यक्ति लाइफ में एक पर्पज चुनिए और उस पर आप आराम से चलिए, उस रास्ते पे किसी से कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि वो आपका यूनिक पर्पज है, ठीक है। तो ये एक
फंडामेंटल और बेसिक लेवल पे ये होना चाहिए। दूसरा, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे आप बात करें तो प्रैक्टिकल लेवल पे ये है, जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने दिन की शुरुआत आप अच्छे तरीके से करें। इसमें दो चीजें बस ऐड कर दूं। एक दो चीजें मैंने बताई। देखिए, एक तो अपने दिनचर्या एक बना लें। ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है कि क्या करें इस समय। एक दिनचर्या बनाएं और उस दिनचर्या को फॉलो करें। रोज डेली अपने टारगेट सेट करें। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को और यूथ को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। डेली अपने टारगेट सेट करें। एक लॉन्ग टर्म गोल बनाएं, एक शॉर्ट टर्म गोल बनाएं। लॉन्ग टर्म गोल्स इन 5 years, राइट, इन 3 years। शॉर्ट टर्म गोल्स इन 1 month, 2 month, इस तरह के। और अगर हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे, और देखिए पूरा विश्व जो है वो ध्यान कर रहा है, पूरा विश्व योग कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग कम करते हैं, है ना। वो जब बाहर से ब्रांडिंग करके आएगा कि अमेरिका कहेगा कि योग हमारा है, तब हम करना शुरू करेंगे, है ना। तो अभी योग पूरा भारतीय है। योग और मेडिटेशन भारतीय है। उसको मुझे लगता है कि हर भारतीय को करना चाहिए, और इसके फायदे भी। खान पान सही रखें, ठीक है, खुश रहें, उन लोगों के बीच में रहें जो आपको खुश रखते हैं, और इम्पैथेटिक रहिए, कोऑपरेटिव रहिए, दूसरे को समझिए। ये सब बड़ा है। इस कोविड-19 की अगर पॉजिटिव चीजें हम डिस्कस करते हैं, ये सब बड़ा है। लोग दूसरों को ज्यादा समझने लगे, ठीक है। तो यही सब मेरा कहना होगा कि क्या करें। बिल्कुल सर, सकारात्मकता के साथ एक बेहतर समाज के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से इस तरह की एक जो तबाही है, इसको हम तबाही ही कहेंगे, आत्महत्या, इसको रोका जा सकता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी सर आपने। वाकई में जागरूक होना जरूरी है, योग से जुड़ना जरूरी है, और जीवन में संतुलित रहना जरूरी है, जिससे कि इस तरह की जो एक खतरनाक दर्दनाक हादसा जिस रास्ते पर लोग निकल पड़ते हैं, ये सारी चीजें रुक जाएं सर। तो शुक्रिया सर बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनीत, एंड थैंक यू वंस अगेन टू आवाज कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और ये जो चर्चा हुई है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दर्शकों आपने सुना डॉक्टर नरसिंह कुमार को। आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, मुझे उम्मीद है। कुछ सवाल जो आपके जहन में चल रहे होंगे। अंत में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा हर एक इंसान को, आप हम सब चिराग की तरह हैं जिनके अंदर काबिलियत है पूरी दुनिया को रोशन करने की। यह ज़िंदगी बहुत रंगीन होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब होती है। इसे यूं ही ख़त्म करने का ख्याल गलती से भी ना लाइए। धन्यवाद। आगे हम बेहतर कार्यक्रम लेके आते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।